किसका? ट्रांसफॉर्मर। बड़ा ही काम का डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, और ट्रांसफॉर्म एक और वर्ड से जुड़ता है जिसको ट्रांसलेट कहते हैं, और ट्रांसलेट का मतलब होता है बदलाव करना। क्या करना? बदलाव करना। आप लोग ऐसे भी बोलते हैं इस पदाधिकारी का ट्रांसफर हो गया, यानी पदाधिकारी बदला, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। तो ट्रांसफार्मर का मतलब होता है बदलना। क्या करना? बदलना। ये बदलाव करता है। क्या बदलाव करता है? तो विद्युत धारा के मान को बदल सकता है, यह वोल्टेज के मान को बदल सकता है। तो सवाल यह है कि किस तरह के विद्युत धारा के मान को बदल सकता है, डीसी वाला कि एसी वाला? तो मैं आपको बता दूं, डीसी वाला डायरेक्ट करंट होता है, उसको ना तो कोई बढ़ा सकता है ना तो कोई, अगर उसको बढ़ाना घटाना है तो रीस्टोरिंग रेजिस्टेंस लगाना होगा, रियोस्टेट रेजिस्टेंस के माध्यम से डीसी करंट के मान को थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट किया जा सकता है। एसी करंट के मान को फ्लक्चुएट करने के लिए, बदलने के लिए आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। यानी ट्रांसफार्मर पूर्ण रूपेण एसी करंट के लिए ही बनाया गया। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग डीसी के लिए नहीं कर सकते। कैपेसिटर का भी पूर्ण प्रयोग एसी के लिए है, डीसी के लिए नहीं। बताओ कभी ऐसा पंखा देखे जो बैटरी से चलता हो, ओकरा में कंडेंसर लगा हुआ है? नहीं। जो पंखा बैटरी से चलता है वो कंडेंसर लेस होता है, और जो पंखा आपके जो लाइन से चलता है, जो घर में करंट आ रही है वो एसी करंट है, उससे चल रहा, उसमें कंडेंसर होता है, उसमें कंडेंसर होता है। तो कुछ चीजें यंत्र ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलरली जो होते हैं व्यक्तिगत एसी के लिए बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डीसी के लिए बने हैं। ठीक है ना? तो याद रखना है ट्रांसफार्मर मुख्यतः एसी करंट में बदलाव लाता है। एसी करंट के मान को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या एसी करंट के लिए वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। यह करता क्या है? तो वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को घटा देता है। या और क्या करता है? तो वोल्टेज को घटा देता है और करंट को बढ़ा देता है। यानी काम इसका एकदम अद्भुत टाइप का है। वोल्टेज को कम कर दो, करंट को बढ़ा दो। अब वोल्टेज को कम कर दो, करंट को बढ़ा दो। ई हो गया आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। वोल्टेज को कम कर दिया और करंट को बढ़ा दिया, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर का नाम पड़ गया स्टेप डाउन। क्या नाम पड़ गया? स्टेप डाउन। और अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट को घटा दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट को घटा दिया, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर का नाम पड़ जाएगा स्टेप अप। क्या नाम पड़ेगा? स्टेप अप। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होंगे, एक होगा स्टेप अप। क्या होगा? स्टेप अप। एक करेगा क्या? तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा। वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा। अब एक होता है स्टेप डाउन। क्या होता है? स्टेप डाउन। या वोल्टेज को घटाएगा और करंट को बढ़ाएगा। तो आपके मन में कुछ सवाल उठना चाहिए कि तब तो यहाँ पर ओम का नियम, बिल्कुल ही ओम के नियम की धज्जियां उड़ रही है। ओम का नियम तो कहे थे कि वोल्टेज के समानुपाती होता है करंट, यानी जिस वक्त वोल्टेज बढ़ना चाहिए उस वक्त करंट भी बढ़ना चाहिए, और जिस वक्त करंट घटना चाहिए उस वक्त वोल्टेज भी घटना चाहिए। अब ये बंदा उल्टा काम कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, करंट को घटा रहा है, वोल्टेज को घटा रहा है, करंट को बढ़ा रहा है। ऐसा ही कर कैसे पाता है? ऐसा तो ओम के नियम पूरी तरह से विवादित हो जाएगा कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है,
वोल्टेज घट रहा है तो करंट बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर अभी नहीं, जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना तब सवाल मन में उत्पन्न होने लगता है। तो अभी नहीं सवाल उत्पन्न होगा, हम यहाँ पढ़ा के निकल जाते, आप में से कोई नहीं पूछते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे मन में आके बताना चाहिए बच्चों को। ऐसा तब हो सकता है जब इलेक्ट्रिकल पावर को कंजर्व रखा जाए, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को कांस्टेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इलेक्ट्रिकल पावर को जब आप कांस्टेंट करोगे, यानी पावर ना बढ़ेगा ना पावर घटेगा, इस हालात में करंट और वोल्टेज एक दूसरे के उल्टा कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। यानी वोल्टेज के बढ़ने के दौरान करंट घटेंगे और वोल्टेज के घटने के दौरान करंट बढ़ेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? तो आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया है, P बराबर VI। याद करो, P बराबर VI। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्टिविटीज। पावर बराबर वोल्टेज गुने करंट। यहाँ पर V जो है वो विभव नहीं है ना, बची है वोल्टेज है। कौन है? वोल्टेज है। पावर बराबर V इंटू I। और मैंने कहा कि पावर कांस्टेंट, मैंने पावर को बदलना नहीं है, पावर को नहीं बदलना है, पावर कांस्टेंट रखना है। तो दो राशियों का गुना कांस्टेंट तब आएगा जब एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। उदाहरण, जैसे मान लो कि किसी ने कह दिया 200 बराबर 50 गुने 4। ठीक है, हमने कहा कि 200 को नहीं बदलेंगे हम, 200 को नहीं बदलेंगे हम, इस सब को बदलते रहेंगे हम। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 50 को अगर 25 बनाएंगे, 50 को क्या बनाएंगे? 25। तो 4 को बनाना पड़ेगा 8, तब जाके दोनों का गुना बार बार क्या आएगा? 200। यानी जब हमने इस वाले पार्ट में कमी लाया तो इस वाले पार्ट में क्या करना पड़ा? वृद्धि। ए वाला पार्ट कम किए तो ए वाला पार्ट क्या हो गया? ज्यादा। लाइक दिस, ए वाला पार्ट कम होगा तो ए वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा। यानी वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, वोल्टेज ज्यादा करेंगे। अगर मान लो 50 को बढ़ा करके 100 कर दिया, 50 को बढ़ा के क्या कर दिया? 100। तो 4 को घटा के कितना करना पड़ेगा? 2। मैंने एक हिस्से में वृद्धि का मान हो रहा है, दूसरे हिस्से में कमी का मान हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों का प्रोडक्ट 200 का 200 निकल रहा है। यानी पावर को कांस्टेंट अगर रख दिया जाए, पावर को नहीं बढ़ने और घटने दिया जाए, तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वोल्टेज और करंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें पावर को लगभग कॉन्जर्व रखा जाता है, पावर को लगभग कॉन्जर्व रखा जाता है, पावर को बरकरार रखा जाता है। अब इसीलिए ट्रांसफार्मर जब करंट को बढ़ाता है उस वक्त वोल्टेज को क्या करता है? कम कर देता है, और जिस वक्त करंट वोल्टेज को बढ़ाता है उस वक्त करंट को कम कर देता है। तो क्या क्या बातें आपके दिमाग में बैठा? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट और वोल्टेज दोनों को चेंज कर सकता है। चेंज कैसे करेगा? तो वोल्टेज बढ़ा के करंट कम कर देगा, या वोल्टेज घटा के करंट ज्यादा कर देगा। चूंकि दो प्रकार से इसका काम करने का स्टाइल है, इसलिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या इस्तेमाल है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है। अभी रफ है, पूरा दिमाग में हम ट्रांसफार्मर पहले इंस्टॉल करेंगे, लिखने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म करेंगे। वो तो खुद लिखोगे, बढ़िया से समझ जाओगे तो जब मन तब लिखोगे। हाँ भाई, भाई तो साड़ू भाई इतना प्यार इतना जगह खाली होकर ना मुझको बच जा रहा है। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है। कौन बढ़ता है? वोल्टेज बढ़ता है और करंट क्या हो जाता है?
करंट क्या हो जाता है, कम। अब इसका फायदा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा के करंट को क्या कर देता है, छोटा। ऐसा करने से करंट को बहुत दूर दूर तक भेजने में आसानी होती है, करंट को बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट करने में आसानी होती है, भेजने में क्या होती है, सरलता होती है। यानी करंट को बहुत दूर भेजना हो तो वोल्टेज को ज्यादा रखना पड़ेगा और करंट को कम रखना पड़ेगा। ऐसा करने से होगा क्या, तो करंट कम रहेगा तो जिस तार से करंट फ्लो करेगा वो तार गर्म नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि 11,000 वोल्टेज के तार है, 11,000 वोल्टेज है तो 11,000 वोल्टेज का जो वायर है वो बहुत दूर दूर तक करंट को कम्युनिकेट करने वाला, यानी बहुत दूर भेजने के लिए। करंट को बहुत दूर दूर तक भेजना हो, करंट को किलोमीटर या बहुत दूर, समझ जाओ कि जहां से करंट डिवाइस, जहां से करंट उत्पन्न हो रहा है, जहां पर पावर प्लांट लगा हुआ है, जहां पर बिजली उत्पादन केंद्र है, वहां पर करंट बना और करंट बन करके शहर शहर में भेजना है तो वहां से करंट को हाई वोल्टेज पर भेजेगा। किसको भेजेगा, हाई वोल्टेज पर भेजेगा और करंट को क्या कर देगा, कम। इससे फायदा क्या होगा, तो करंट को ढोने वाला कौन है, वोल्टेज। करंट रहेगा कम, वोल्टेज रहेगा तगड़ा, यानी जो ढोने वाला व्यक्ति ज्यादा ताकतवर है और करंट जो है वो कम ताकतवर है, तो ढोने वाला व्यक्ति एकदम घसीट ले चल जाएगा ना। वोल्टेज जो है तगड़ा है एकदम, अब करंट क्या है, उसके सामने एकदम बच्चा है, छोटा है, बहुत कमजोर पड़ रहा है, उसको पकड़ के बहुत दूर तक उसको भेज सकता है, बहुत दूर तक उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लॉन्ग करंट डिस्ट्रीब्यूशन में या लॉन्ग करंट ट्रांसमिशन में। कहाँ, करंट को लॉन्ग डिस्टेंस पर हमें ट्रांसमिट करना है, बहुत दूर दूर तक भेजना है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, स्टेप अप। यह बिजली उत्पादन केंद्र के पास होता है या वहां पर करता क्या है, वोल्टेज बढ़ा के करंट छोटा करके शहर शहर में भेजने का काम करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम है स्टेप डाउन। क्या नाम है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज को घटाता है, करंट को बढ़ाता है, करंट को क्या करता है, बढ़ाता है। अब इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग रनिंग डिवाइसेस के लिए करते हैं, यानी जो भी यंत्र हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन यंत्रों को कम वोल्टेज पर चलाने की जरूरत पड़ती है और करंट ज्यादा जरूरत पड़ता है। वोल्टेज चाहिए, इसके पास 11,000 वोल्टेज ना है, पंखा 11,000 वोल्टेज पर ना चलेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन 220 पर चलेगा। यानी वोल्टेज क्या चाहिए, कम, करंट क्या चाहिए, ज्यादा। तो रनिंग डिवाइसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस में जो रनिंग डिवाइसेस लगाई जाती है, जिसका हम लोग नित्य नियमित प्रयोग करते हैं, उस तरह के यंत्रों के नेतृत्व करने के लिए, उस तरह के यंत्रों को चलाने के लिए कौन से ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ने जा रही है, स्टेप डाउन। आपके गली चौराहे पर जो ट्रांसफार्मर लगा है वो स्टेप डाउन है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है। देखे होंगे गली गली में, गांव गांव में एक ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। वो करता क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो आपके गांव में लगा हुआ है, उसमें आप लोग ऐसे से पूरा इसको हम लोग डिटेल में जब अध्ययन करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्शन पर भी बात करेंगे, अभी केवल रफ आइडिया हम बता रहे हैं। ये मान लो कि हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो हमारे गांव में लगा हुआ है, तो इससे जुड़ गया 11,000 वोल्टेज का वायर। कितना हजार, 11,000 वोल्टेज इसमें हमने जोड़ दिया। और ये ट्रांसफार्मर किया क्या, 11,000 वोल्टेज को लिया और उसको तोड़ दिया, और तोड़ करके बना दिया कितना, 220। एवरेज कितना बनाया, 220। अभी जब 220 वोल्ट पर आ गया, तो 220 वोल्ट के
ऊपर आने पर यह घरों में यह वोल्टेज क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। क्योंकि घर में जो यंत्र लगे हैं वह 220 वोल्ट के आसपास में काम करते हैं, तो आपके घरों में 11,000 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। आपके घरों में 11,000 वोल्टेज का करंट नहीं चाहिए। आपके घरों में कितना वोल्टेज चाहिए, औसतन 220 वोल्ट का चाहिए। तो स्टेप डाउन करता क्या है, 11,000 वोल्टेज को तोड़ करके वोल्टेज कम करता है और कम करके 220 वोल्ट के लायक बनाता है। अब इसी करंट को 220 वोल्ट वाले करंट को आपके घरों में सेंड कर दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन, अनुनय प्रेरण, परस्पर प्रेरण। अनुनय प्रेरण का एक और नाम याद रखना, परस्पर प्रेरण, है ना, म्यूचुअल रिलेशन, परस्पर रिश्ता, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन के लिए 2 कॉइल की जरूरत पड़ेगी। कितने कॉइल की जरूरत पड़ेगी, 2 कॉइल। याद करो, मैंने सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया, हमने आपको म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया, उसका पूरा नियम बनाए, है ना। तो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, अनुनय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अनुनय प्रेरण के लिए आवश्यक क्या है, तो कम से कम 2 को कुंडली। तो ट्रांसफार्मर में 2 को कुंडली होता है। एक कुंडली को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, इसको इनपुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनपुट। और दूसरे कुंडली को बोलते हैं सेकेंडरी कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली, इसको आउटपुट कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट का मतलब है कि जिसको हम दे रहे हैं, जिस हिस्से पे दे रहे हैं वो इनपुट भाग है, और जिस हिस्से से ले रहे हैं वो क्या है, आउटपुट भाग। तो मान लो हमको ज्यादा वोल्टेज था और कम वोल्टेज देना था, तो एक कुंडली में हमने जोड़ दिया ज्यादा वोल्टेज, दूसरे कुंडली से मिल जाएगा कम वोल्टेज। तो इनपुट हो गया ज्यादा वोल्टेज, अब आउटपुट हो गया कम वोल्टेज। अब यंत्र में इनपुट और आउटपुट का बड़ा रोल है। इनपुट और आउटपुट पर ही यंत्र काम करता है, दिए क्या लिए क्या, ठीक है ना। तो इनपुट और आउटपुट के कम्युनिकेशन से ही यंत्र काम करता है। तो याद रखना है, ट्रांसफार्मर में 2 को कॉइल होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। इसमें 2 कॉइल होंगे, एक का नाम होगा प्राइमरी कॉइल या इनपुट का काम करेगा, दूसरा कॉइल का नाम होगा सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट का काम करेगा। क्या दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बराबर होगी? अगर दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बराबर होगी तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, ना वोल्टेज बढ़ाएगा ना वोल्टेज घटाएगा। दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या कम और बेसी रखी जाएगी, यानी एक में फेरा की संख्या कम रखना है, दूसरा में ज्यादा रखना है। नंबर ऑफ टर्म जो है ना, कम बेसी हो जाना, इसी की वजह से वोल्टेज कम बेसी होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बराबर फार्मूला होता है -n/dt। तो ईएमएफ जो होगा वो नंबर पर डिपेंड करेगा, नंबर पर डिपेंड करेगा। तो ईएमएफ बढ़ाने के लिए नंबर ज्यादा रखना होगा, और ईएमएफ घटाने के लिए नंबर कम रखना होगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाना है नंबर ज्यादा रखो, वोल्टेज घटाना है नंबर कम रखो। तो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या कम या ज्यादा रखा जाता है। दोनों कुंडलियों को किया क्या जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो देखो इसमें क्या होता है कि आयताकार नर्म लोहे का पतला पतला प्लेट्स लेते हैं। जरा सोचो कि हम कैसे ले रहे हैं। एक पेज को मानो एक प्लेट है, फिर उस पर एक और पेज लाओ, दूसरा प्लेट, फिर उसके बाद एक और पेज चिपकाओ, तीसरा प्लेट, लाइक दिस। कॉपी लाइक कॉपी खरीद कर दे, यहाँ थोड़ा सा रख ले,
सब डाइन लोग समझ रहे हो ना? तो डाइन लोग ना समझना, यहाँ समझ एक बार देंगे इस पर देखना, इधर मत देखना, ठीक है ना? ये छोटे ये प्लेट्स हैं, इतना पतला प्लेट नहीं होता है, इससे थोड़ा मोटा होता है। बहुत सारे प्लेट्स हैं और ये प्लेट होते हैं नर्म लोहे का। किसका होते हैं? नर्म लोहे का। बीच में आयताकार स्लेब काट के निकाल दो, बीच में से ऐसे काट के क्या कर दो? निकाल दो। निकाल दिया तो बीच में खाली दिखेगा और पीछे प्लेट कर प्लेट, प्लेट कर प्लेट एक दूसरे से चिपकाना है। और चिपकाना है तो विद्युत रोधी पदार्थ से चिपकाना है, यानी एक ऐसा पेस्ट लगाना है जो दो काम करे, चिपकाने का भी काम करे और कुचालक परत का भी काम करे। क्यों काम करना चाहिए उसको? एक वो चिपका देगा एक प्लेट के ऊपर दूसरा, दूसरा प्लेट के ऊपर तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। और चिपकेंगे ही नहीं, एक प्लेट का कंडक्टिविटी दूसरे प्लेट पर लागू नहीं होगा, यानी दोनों के बीच में एक कुचालक परत, प्लास्टिक परत जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। क्या बोलते हैं? तो इसके प्लेट को आपस में विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा चिपका दिया जाता है, ठीक है ना? आपस में विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा क्या किया जाता है? चिपका दिया जाता है। बीच में ऐसे कटा हुआ रहेगा, बीच में क्या रहेगा? कटा हुआ। यानी डायग्राम अगर हम बनाएंगे, रफ डायग्राम, तो कुछ ऐसा होने जा रहा है। अभी रफ डायग्राम ऐसे ही जो दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे लाइन, वो समझ जाओ क्या हो सकता है। वो बता रहा है कि ये जो लाइन आप ऐसे से खींच रहे हो, ये बता रहा है एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, यानी पेज और कॉपियां ऐसे रखोगे तो किनारे किनारे लाइनिंग दिखता है। वही लाइनिंग दिखा है, जितना लाइनिंग दिख रहा है उतना वो क्या है? पेज। वो क्या है? वो तो इसमें जो लाइनिंग दिख रहा है वह प्लेट है। अब एक दूसरे के ऊपर क्या है? चिपके हुए। एक दूसरे के ऊपर क्या है? चिपके हुए। प्लेट के पीछे प्लेट, प्लेट के पीछे प्लेट, ऐसे चिपक गए। अब लाइन जैसा किनारे से देखने में लग रहा है, जैसे कॉपी का किनारा देखने में लगेगा। बीच में कट कर देंगे, बीच में ऐसे काट करके निकाल देना होता है। बीच में से काट के क्या करते हैं? निकाल देते हैं। इसके एक तरफ हम क्वाइल लपेटते हैं, इसके दूसरे तरफ क्वाइल लपेटते हैं। दोनों क्वाइलों में फेरों की संख्या डिफरेंट रखी जाती है। ए हो गया मान लो प्राइमरी क्वाइल, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी क्वाइल। अब ये जो प्लेट आप लोग चिपकाए, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन, ऐसे जो प्लेट चिपकाए हैं, प्लेट दर प्लेट चिपकाए हैं, इस प्लेट को कोर या आंतरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरक या कोर। क्या कहते हैं? आंतरक या कोर। अब आंतरक या कोर, आंतरक या कोर नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। इस्पात का भी बना होता है, नर्म लोहे का भी बना होता है और इस्पात। बेटर कौन होगा? नरम लोहा की इस्पात। बेटर में इस्पात को माना जाता है। ऐसे किसको नॉर्मली हम लोग नरम लोहा लेते हैं। नरम लोहा क्यों लिए? तो देखो, नरम लोहा के बारे में आपको हम बताएंगे, मैग्नेटिज्म नामक एक चैप्टर होगा, उसमें हमें बताएंगे कि नरम लोहा का हिस्टेरिसिस लॉस का जो ग्राफ आता है बहुत ही नैरो आता है, पतला आता है। इससे पता चलता है कि नरम लोहा जितना आसानी से मैग्नेटाइज कर जाता है उतना ही आसानी से डीमैग्नेटाइज कर जाता है, यानी जितना आसानी से वो चुंबक में बदल जाता है उतना ही आसानी से अपना चुंबकीय गुण खो देता है। अब इस गुण के कारण हम लोग इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? नरम लोहा के लिए नरम लोहे का ही इस्पात लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 3 भाग हैं। अगर आपको बताना हो कि ट्रांसफार्मर की बनावट बताइए, तो बोलना होगा कि ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 3 भाग हैं: प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और आंतरिक। प्राथमिक कुंडली तांबे की तार की बनी होती है,
तृतीय कुंडली तांबे की तार की बनी होती है। दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या कम और ज्यादा रखा जाता है। आंतरक किसका होता है? तो नर्म लोहे के आयताकार प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर विद्युतरोधी पदार्थ से चिपके हुए रहते हैं। नर्म लोहे के ऊपर एक दूसरे से विद्युतरोधी पदार्थ से क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। ये हो गया इसका बनावट। ये हो गया इसका क्या बनावट। प्राइमरी कॉइल है तो यहां से आपको वोल्टेज देना है, यानी जिस वोल्टेज को आप बदलना चाहते हैं उसको किधर जोड़ना है? प्राइमरी देने। और जहां से वोल्टेज बढ़ा के या घटा के लेना चाहते हैं किधर जोड़ना है? सेकेंडरी देने। तो इधर वाला हो जाएगा इनपुट और इधर हो जाएगा आउटपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट और आउटपुट। अब एक बात और सुन लो, कभी कभी ट्रांसफार्मर एक्चुअली में ए ट्रांसफार्मर उतना आइडियल नहीं है जो आप लोग को बताया जा रहा है किताबों में जो बताई जा रही है। ये ट्रांसफार्मर उतना बढ़िया वर्क नहीं करेगा। अगर आपने इस तरह से कम्युनिकेशन किया है तो इतना बढ़िया वर्क नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर ऐसा वाला अगर आप बनाए, ध्यान से सुनना, इस तरह का ट्रांसफार्मर आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर कैविटी है, छेद है, यहाँ भी गड्ढा है। तो ये प्लेट से लोहा का, ये प्लेट वाला लोहा का भाग, ठीक है ना? यहाँ पर गैप है, यहाँ भी क्या है? गैप है। प्लेट्स इसमें लगे हुए बहुत सारे प्लेट्स इसमें हैं, लेकिन प्लेट्स कैसा होंगे? ये है प्लेट्स, ये क्या है? प्लेट्स। अब इसमें बीच में हमने दो को कट कर दिया, दो को काट करके निकाल दिया। समझ पा रहे हो? ऐसा समझो, ये प्लेट से एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। इसे पेज करे वो मान लो प्लेट है, कौची है? प्लेट। और हम कहें कि यहाँ से इसे काट के निकाल दो पूरा, यहाँ से भी इसे काट के निकाल दो पूरा, काट के निकाल दिया। तो ऐसा गैप है, यहाँ पर भी गैप दिखेगा। अब करते क्या है, अगर बेहतर से बेहतर ट्रांसफार्मर बनाना है तो कॉइल ए वाला ऐसे लगते हैं, ये हो जाएगा प्राइमरी। अब इसी के अंदर दूसरा कॉइल हम ऐसे लपेट देंगे, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। एक तगड़ा वर्क करेगा। आप लोग ट्रांसफार्मर को घर पर होकर खराब ना काट के देखना, पीछे से कटेगा, इन्हें पूरा कॉइल ना मिलेगा। लेकिन पढ़ाना यह पड़ता है। रियलिटी है ज्यादा इफेक्टिव है ट्रांसफार्मर। दिस इज मोर इफेक्टिव ट्रांसफार्मर देन इट, ठीक है ना? तो अगर ट्रांसफार्मर का सबसे प्रभावी अगर स्ट्रक्चर है तो ये यहाँ पर दोनों कॉइल हो गया। अब आपको मन में ऐसा होगा कि सर तारवा से तारवा सटेगा तो शॉर्ट। अरे तार इंसुलेटेड होता है, तार क्या रहता है? इंसुलेटेड। तो उसको सटने से हटने से कोई डर नहीं। ए वाला कॉइल प्राइमरी, ए वाला कॉइल सेकेंडरी, इधर जोड़ देगा, इधर जोड़ देगा। याद रखना है ट्रांसफार्मर में कितने भाग? दो भाग। ऐसे कर देंगे, दो भाग, तीन भाग। ट्रांसफार्मर में कितने भाग? तीन भाग। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड क्या? आंतरक या कोर। आंतरक या कोर जो होते हैं लेमिनेटेड होते हैं। लेमिनेटेड समझते हो? लेमिनेशन समझते हो? किसी कागज के ऊपर प्लास्टिक का परत चढ़ा देते हो तो लेमिनेशन कहलाता है। तो ऐसा ही ये जो प्लेट्स है ना, वो प्लेट पर एक विद्युत रोधी पदार्थ का पेस्ट चिपका हुआ रहता है, जो प्लेट से प्लेट आपस में क्या करके रखता है? चिपका के रखता है। अब किसी के मन में होगा कि सर वो मोटा लोहा कहाँ ना ले लिए, जब प्लेट पर प्लेट चिपका रहे हैं तो उसके बदले एक मोटा लोहा ले लेंगे। ऐसा करेंगे तो इसमें आपका एडी करंट नाम का एक खतरनाक करंट ज्यादा बनने लगेगा। अभी कौन है? कोई भी मेटल है और मेटल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो मेटल में एक रैंडम करंट बन जाएगा। कौन सा करंट बन जाएगा? रैंडम करंट। यह करंट सर्किल पर घूमता हुआ दिखाई देगा, भंवरा जैसा दिखाई देगा। अब इस करंट को हम भंवर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? अब इस करंट का खोज भोंको नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे भोंको धारा भी कहते हैं। भोंको धारा। कौन सी धारा? भोंको धारा।
इसी का नाम है भंवर धारा, है ना, भंवर धारा। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं एडी करंट। कौन सा करंट? एडी करंट। 2 अंक का सवाल पूछा जाएगा, भंवर धारा क्या है? तो बोलना होगा किसी मेटालिक प्लेट के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के कारण उसमें उत्पन्न होने वाला रैंडम करंट क्या कहलाएगा? भंवर धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भंवर धारा कहलाएगा। तो अगर मोटा प्लेट ले लोगे ना, तो मोटा प्लेट, अगर प्लेट दर प्लेट पतले पतले प्लेट से नहीं लिए हो, मोटा एगो प्लेट उठा लियो, एक मोटा लोहा का टुकड़ा उठा ले, बीच में से काट दिए और उसको बना लिए, तो उसमें ईडी करंट बहुत तगड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा, वो वर्क अच्छा से नहीं करेगा। इसलिए प्लेट दर प्लेट चिपका कर बनाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर में बनावट आपको लिखना हो तो क्या लिखना होगा? ऐसे लिखना होगा कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली या आंतरक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और आंतरक के नाम से जानते हैं। बात भी काम कैसे करता होगा? तो इधर जोड़ना है कौन सा स्रोत? एसी स्रोत। कौन सा स्रोत? एसी स्रोत। इनपुट की ओर जोड़ दो एसी स्रोत। एसी स्रोत मतलब जो भी चीजें आपको बढ़ाना या घटाना है वो एसी करंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसी करंट। तो एसी वाला पार्ट इधर जोड़ दो इनपुट की तरफ। अब एसी करंट का कैरेक्टर आप जानते हैं कि इसका मान और डायरेक्शन दोनों बदलते रहता है। तो एसी करंट जो जोड़िएगा तो इस करंट की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड आता है। एकदम ध्यान से सुनिए, लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा, लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा, हम लिखने वाले नहीं है। अब आप लोगों को आना चाहिए लिखने की कला, इसलिए पार्ट टू पार्ट हम समझा दे रहे हैं, आइडिया बता देंगे, उसका हम ट्रिक मेथड लिखेंगे, यानी कुछ पॉइंट केवल लिखेंगे और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। तो इधर आप जोड़ देंगे एसी स्रोत। क्या जोड़ देंगे? एसी स्रोत। अब एसी स्रोत से जो करंट निकलेगा वो करंट बदलने वाला होगा, अब करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी बदलने वाला होगा, मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स बनेगा वो भी बदलने वाला होगा। यानी इसमें बदलने वाला मैग्नेटिक, इसमें बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा? वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें वेरी करेगा। अब यह मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो आपने आंतरक जोड़ रखा है, प्लेट जो जोड़ रखा है, यह मैग्नेटिक फ्लक्स उठा करके किसमें भेज देगा? सेकेंडरी कॉइल में। किसमें भेज देगा? जैसे ही प्राथमिक कुंडली को अल्टरनेटिंग ईएमएफ स्रोत से जोड़ते हैं, प्राथमिक कुंडली में बहने वाला धारा प्रत्यावर्ती होती है, जिससे बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील होते हैं। यह परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स आंतरक के माध्यम से दूसरे कुंडली तक पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? आंतरक, यानी जो नरम लोहा का प्लेट है वो पहुंचाएगा प्रथम कुंडली से दूसरे कुंडली में। तो दूसरे कुंडली जो में मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रवेश करेगा वो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट? तो वेरिएबल। और फैराडे साहब ने कहा था कि अगर किसी कॉइल में वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो उसमें स्वतः ईएमएफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ईएमएफ। अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो दूसरे उस कॉइल में कौन आएगा? ईएमएफ, यानी वोल्टेज। वोल्टेज कितना आएगा? वह कुंडलियों की फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो इसका काम है मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना, आंतरक का काम है मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंचाना, और इसमें जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंचता है बदलता है तो इसमें ईएमएफ यानी वोल्टेज डेवलप हो जाता है। अब वोल्टेज कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। अगर इसके तुलना में इसमें फेरों की संख्या आपने ज्यादा रखा है तो वोल्टेज बढ़ा लेगा, और इसके तुलना में इसमें फेरों की संख्या कम रखा है तो वोल्टेज कम प्राप्त करेगा। तो यहाँ रहेगा हाई, यहाँ मिलेगा लो, यहाँ रहेगा लो, यहाँ मिलेगा हाई। ऐसा कब होगा?
जब इसमें फेरों की संख्या अब इसमें फेरों की संख्या डिफरेंट रखी जाएगी। अगर दोनों कुंडलियों में अगर हम बात करें कि दोनों कुंडलियों में कितना कितना ईएमएफ होगा, तो पहले कुंडली में ईएमएफ जो होगा, पहले कुंडली में जो ईएमएफ होगा इसको प्राइमरी बोलेंगे, ईपी। क्या बोलेंगे? ईपी। प्राथमिक कुंडली में जो ईएमएफ आएगा उसका संकेत क्या लिखेंगे? ईपी। सेकेंडरी कुंडली में जो ईएमएफ आएगा उसको क्या लिखेंगे? ईएस। अब प्राइमरी के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा -NP d∅dt, और सेकेंडरी के लिए लिखना पड़ेगा -NS d∅dt। भाई देखो मैंने कहां से फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला यहां से लिखा, E बराबर A माइनस d∅ बटा में dt। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? इन्हें पढ़ाए हैं तो खाली सिंबॉलिक पहचान दिया कि P माने प्राइमरी, अब S माने सेकेंडरी। अच्छा, दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन का दर लगभग समान होगा। पहले कुंडली में जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हुआ दिखेगा उतना ही तेजी से दूसरे कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा है तो आइडियल ट्रांसफार्मर है। माने पहला जो कॉइल था जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है उस सब के सब आंतरिक किसके पास पहुंचाने जा रहा है? सेकेंडरी के पास। यानी आंतरिक का काम है कि पहले कुंडली में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बना उस सब को उठाकर सेकेंडरी में डाल देना। किस में डाल देना? सेकेंडरी में। लेकिन चूंकि इंसान हो या यंत्र हो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फ्लक्स छूट जाता है उससे, इससे आंतरिक से कुछ फ्लक्स छूट जाता है। 100% फ्लक्स पहले कुंडली से दूसरे कुंडली तक ट्रांसफर नहीं हो पाती और कुछ फ्लक्स लीक कर जाता है। इसको हम लीकेज ऑफ फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीकेज ऑफ फ्लक्स। यह लीकेज ऑफ फ्लक्स किसके वजह से होता है? आंतरिक वैसे फ्लक्स को नहीं पकड़ पाता, आंतरिक जब फ्लक्स को नहीं पकड़ पाता कुछ फ्लक्स छूट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम हो इसलिए जरूरी है कि आंतरिक एकदम नर्म लोहा या इस्पात का बना के रखिए। वह ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को पहुंचाने में सक्षम होगा। किसके पास? सेकेंडरी के पास। किसके पास? सेकेंडरी के पास। याद रखिएगा आइडियल जो होते हैं उसमें दोनों कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन का दर क्या रखा जाता है? सेम। दोनों कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन का दर क्या रखा जाता है? सेम। अब अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें, ए है इनपुट, ये क्या है? प्राइमरी को क्या बोलते हैं? इनपुट, और सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? आउटपुट। बस ध्यान से सुनिए, लिखोगे पूरा गारंटी है तुम लोग लिख लोगे। कहानी है, अब कहानी की तरफ सुनो, कोई बहुत बड़ा थ्योरी इसमें आने वाला नहीं। जब भी हम कोई रेशियो निकालें तो आउटपुट में इनपुट से भाग लेकर निकालें। किसमें किससे निकालें? आउटपुट बटा इनपुट। इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम लोग करेंगे ES बटा EP। ध्यान से सुनना, ES बटा EP, ES बटा EP। तो ES बटा EP करोगे तो d∅dt से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, NS बटा NP आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NS बटा NP। यानी सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या बटा प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या, यानी दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात निकला। इस अनुपात को बोलते हैं टर्न रेशियो। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम बताया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसका एक और नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का हिंदी होता है परिलमन अनुपात। क्या होता है? परिलमन अनुपात। तो एक रिलेशन यहां पर निकल कर आता है EP बटा में ES बटा में EP बराबर NS बटा में NP।
और दोनों कुंडलियों में पावर सेम रखा जाता है। अभी हमने बताया कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। अब याद करो, म्यूचुअल इंडक्शन छोड़ दो पूरा कहानी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो वो कॉइल है, कॉइल में करंट बदल रहा है, करंट बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। और उस तरह के कॉइल को इंडक्टर भी तो कहते हैं। इंडक्टर में पावर लॉस होता है क्या? इंडक्टर में किसी भी प्रकार का पावर लॉस आपको सिखाया गया नहीं। यानी इंडक्टर है, अगर आपने दो कॉइल बनाया हो, दो कॉइल बनाया ना, दो कॉइल बनाया, तो ये बिहेव करेगा अगर इंडक्टर की तरह, तो इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होता है। यानी ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलियों का पावर लगभग क्या होगा? सेम होगा। दोनों कुंडलियों का पावर क्या रहेगा? सेम। अब पावर सेम रहेगा तो क्या लिख पाओगे? पावर सेम रहेगा तो क्या लिखोगे? तो पावर सेम है, यानी जितना पहले कुंडली में पावर उतना दूसरे कुंडली में पावर। ये पावर का फॉर्मूला हुआ कि ना हुआ बताओ? अरे V गुने I, V को E पढ़ रहे, पावर बराबर फॉर्मूला V इंटू I या E इंटू I। पहले कुंडली में धारा, पहले कुंडली में EMF, दोनों को गुना करेंगे, पहले कुंडली का पावर मिलेगा। दूसरे कुंडली में धारा और दूसरे कुंडली का वोल्टेज या EMF को गुना करेंगे तो दूसरे कुंडली का पावर मिलेगा। जितना पावर पहले कुंडली में होगा उतना ही पावर दूसरे कुंडली में होगा, तो दोनों कुंडलियों का पावर आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से बताइए IP बटा IS बराबर ES बटा में EP आ जाएगा। आप ध्यान से देख लो, आएगा कि नहीं आएगा? IP बटा, सॉरी यहाँ IS है, IP बटा IS, ये भाग दे दिए, मेरा इधर भाग दे दिए। अब ES बटा EP को आप क्या बोलते हैं? NS बटा में MP। ES बटा MP को क्या बोलते हैं? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिलेशन निकल कर आ गया। रिलेशन में क्या पता चला? तो सेकेंडरी कुंडली में EMF बटा प्राइमरी कुंडली में EMF बराबर प्राइमरी कुंडली में करंट बटा सेकेंडरी कुंडली में करंट बराबर सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या बटा प्रारंभिक कुंडली में फेरों की संख्या। आप देखेंगे तो यही दोनों समानुपाती है, अब यही दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। यानी धारा और विभव उल्टा है और विभव और संख्या सीधा। बस ये ट्रांसफार्मर का वर्क है। ट्रांसफार्मर में इतना ही काम है, ट्रांसफार्मर में यही अनुपात का काम है। अब ये जो आपने ट्रिपलेट रेशियो देखा, 3 रेशियो देखा, इन तीनों रेशियो को सम्मिलित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांस रेशियो के नाम से जाना जाएगा। और याद रखना IP बटा में IS, अब उल्टा लिखना है इसका, ES बटा में EP, फिर उल्टा लिखना है, नहीं सीधा लिखना है, NS बटा में NP। अब इसको कहते हैं R, क्या कहते हैं? R। अब R को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या नाम होता है इसका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही पूरे ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, उसके वर्क डन, उसके थ्योरीज सब को एनालाइज करता है। R का मान अगर 1 से बड़ा है तो स्टेप अप। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप। अब R का मान 1 से छोटा है तो स्टेप डाउन। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हिंदी ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन का निम्नलिखित होता है या अपचाई होता है। क्या होता है? अपचाई, ऊंचाई। थोड़ा अंग्रेजी से ज्यादा कठिन कौन है इसका? हिंदी। तो पूछेगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात का मान होता है लेस देन 1। अपचाई। अब एक ऊंचाई, स्टेप अप, अब स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R का मान 1 से बड़ा होगा तो स्टेप अप, R का मान 1 से छोटा होगा तो स्टेप डाउन। अब इसका आपके पास बेनिफिट क्या होगा?
इसका बेनिफिट क्या होगा? सुनिए, ईएस बटा में क्या लिखें? ईपी। और क्या लिखें? आईपी बटा में आईएस। और क्या लिखें? एनएस बटा में एनपी। ये ना लिखें। और इसको आप लोगों ने क्या लिखा? आर। ध्यान से सुनना, आर का मान 1 से बड़ा रखें। आर का मान 1 से बड़ा रखें। कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया? स्टेप अप। आर का मान 1 से बड़ा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप। स्टेप अप का यह ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आर का मान आप तीनों में से कोई रख सकते हैं। पहले नंबर हम इसको उठाते हैं, यानी एनएस बटा एनपी उठाते हैं। इसको रखते हैं कितना से बड़ा? 1 से बड़ा, यानी एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। ये एक सूचना दिया कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा करना होगा, प्राइमरी में कम। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? ये प्राइमरी में फेरा कम दिखेगा, सेकेंडरी में फेरा ज्यादा दिखेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना हो तो इनपुट देने फेरों की संख्या क्या रखना होगा? कम। और आउटपुट देने फेरों की संख्या क्या रखना होगा? ज्यादा। टी बनावट का उपाय मिल गया कि स्टेप अप जब हमारा बनावेला पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे? तो इनपुट देने फेरा कम लपेटेंगे और आउटपुट देने ज्यादा लपेट देंगे, है ना। चलिए, एक इंफॉर्मेशन तो मिला। दूसरे इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। बनावट तो हमको समझ में आ गया कि स्टेप अप बनाने के लिए पहले कुंडली में फेरों की संख्या कम रखना है, दूसरे में ज्यादा। अगर आपने आर का मान ए रखा तो ये चेक किया। आर का मान किसको रखो? ईएस। ईएस बटा में ईपी। अब ए ग्रेटर देन कितना? 1। ऐसा करोगे तो ईएस इज ग्रेटर देन ईपी। ऐसा करोगे तो प्राइमरी में विभव कम होगा और सेकेंडरी में विभव ज्यादा होगा। यानी विभव इनपुट वाला कम होगा, जो हम विभव देंगे वो कम होगा, और उससे जो विभव मिलेगा हमको वो ज्यादा। इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा। देंगे 220 वोल्ट, मिलेगा 11,000 वोल्ट। मिलेगा 220 वोल्ट के जवाब में 500 वोल्ट। यानी वोल्टेज देंगे कम और उसके जवाब में हमको वोल्टेज मिलेगा ज्यादा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज्यादा मिलेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में भी ज्यादा होगा, प्राइमरी में क्या होंगे? कम होंगे। अच्छा, अगर हम अगला रेशियो ले लें, इसको ले लें, इसको क्या है छोड़े, इसको ले लें, तो इसको ले लेंगे तो होगा क्या? बात बदल जाएगा। आईपी बटा आईएस इज ग्रेटर देन 1। तो बताइए, आईपी बड़ा हो जाएगा, अब आईएस छोटा हो जाएगा। यानी प्राइमरी में करंट ज्यादा रहेगा, यानी इनपुट में करंट ज्यादा रहेगा और आउटपुट में करंट कम मिलेगा। आउटपुट में करंट कम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया कौन सा? स्टेप अप। कौन सा? स्टेप अप। वो लिख नहीं क्या कुछ? ट्रांसफार्मर का मूल क्लास आज है, कल तो केवल लिखवावा जाए। अब पूरा कहानी खत्म हो गया। ट्रांसफार्मर में इतना ही चीज है और कुछ नहीं है। अब अगर जो बंदा बढ़िया से सुन लिया और ना लिखे हो ही नहीं सकता। नहीं, मन में अगर आपके अंदर नेगेटिव विचारधारा पड़ रही है, क्या मैंने समझाया था मे बी कॉज ऑफ डिजीज ऑफ मेंटली। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो लोकल क्लासेस चलता है, इसलिए आप लोग को लिखने का मौका मिलता है। पीके सिंह क्लास जो रेजिडेंस कोटा में मैथ पढ़ाते थे, मैथ उतारे नहीं देते थे। तुम लोग जल्लाद देखे नहीं होगे ना, कहोगे कि वो टीचर में जल्लाद है जो लड़कन के साथ इतना नफरत करता है। वो साफ कहते थे कि हम तोहरा से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि बाद में तो प्रेम का पात्र बन जाएगा। वही हुआ है उसके साथ, वही हुआ है जिससे जिसने कोई नफरत किया ना, लोग उसी की बात में पूजा करने पर विवश हो गए।
तो ये होगा सेकेंडरी। अब इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया, स्टेप अप का पूरा कहानी सामने आ गया। कि स्टेप अप बनाना हो तो प्राइमरी में फेरा कम रखिए, सेकेंडरी में फेरा ज्यादा रखिए, इसमें ईपी, अब इसमें ईएस, इसमें आईपी, इसमें आईएस, इसमें एनएस, इसमें एमपी। तो इंफॉर्मेशन है ईपी कम, ईएस ज्यादा, एनपी कम, एनएस ज्यादा। अब उल्टा है करंट, आईपी ज्यादा, अब आईएस। अच्छा, पी वाला इनपुट, पी वाला इनपुट, अब एस वाला आउटपुट। तो बताइए, अगर हमारे पास ईपी क्या है, कम है ना, ईपी क्या है, कम है, अब एस क्या है, ज्यादा है। देखो डेफिनेशन तक पहुंच रहे, डेफिनेशन तक पहुंच रहे। आईपी क्या है, ज्यादा है, अब आईएस क्या है, कम है। तो डेफिनेशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो कम विभव की ज्यादा धारा को ज्यादा विभव के कम धारा में बदल देता है। डेफिनेशन ही क्या बोले? कम विभव के ज्यादा धारा को, कम विभव के ज्यादा धारा को ज्यादा विभव के कम धारा में बदल देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? स्टेप अप। क्या बोलते हैं? स्टेप अप। अब स्टेप अप का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, करंट को लॉन्ग ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन। अच्छा, स्टेप अप तो हम बता दिए, स्टेप डाउन तुम लोग नहीं कर सकते हो। लेस देन 1 तो पूरा कहानी उलट जाएगा। तो पूरा कहानी उल्टेगा तो कम की जगह पर ज्यादा, ज्यादा की जगह पर कम, ज्यादा की जगह पर कम, कम की जगह पर ज्यादा। स्टेप डाउन का डेफिनेशन बता दो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो ज्यादा विभव के कम धारा को कम विभव के ज्यादा धारा में बदल देता है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन। कौन होता है? स्टेप डाउन। और ट्रांसफार्मर में इस सब काम करने में कुछ एनर्जी भी लॉस होती है। भाई कोई काम करेगा तो उसकी एनर्जी तो कुछ इस्तेमाल करेगा, तो ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी भी लॉस होती है। वोल्टेज करंट बढ़ाव घटाव करने में उसके अंदर से कुछ एनर्जी भी बेकार चली जाती है। वह जो एनर्जी लॉस होती है उसका नाम होता है ताम्र क्षय, लौह क्षय, सैथिल्य क्षय, फ्लक्स क्षय, एडी लॉस, है ना, साउंड लॉस। बहुत सारे टाइप के लॉसेस होते हैं। अभी सारे लॉसेस की बात करेंगे। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है या पूछा जाना चाहिए, सवाल ऐसा आना चाहिए बिहार बोर्ड में, आया है कि नहीं? देखिएगा क्वेश्चन बैंक। ये तो आया होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय के बारे में लिखें। अगर इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दिया जाए तो क्वेश्चन जानदार हो जाएगा। कहेगा कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के बारे में लिखें, इसको कम करने के उपाय सुझाएं। एनर्जी लॉस कम से कम हो, इसके लिए क्या उपाय? एनर्जी लॉस कम से कम हो, इसके लिए क्या उपाय? तो हम लोग दोनों बात करेंगे, एनर्जी लॉस, अब इसको कम करने का उपाय। एनर्जी लॉस में 4 एनर्जी लॉस अति महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होता है कॉपर लॉस, जिसको ताम्र क्षय कहते हैं। एक होता है आयरन लॉस, जिसको लौह क्षय कहते हैं। एक होता है फ्लक्स क्षय यानी फ्लक्स लॉस। एक होता है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस, सैथिल्य क्षय। कौन सा क्षय? सैथिल्य क्षय। ये 4 प्रकार के एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में होती है। अब 4 प्रकार की एनर्जी, अब एक एडी लॉस भी होता है। कौन होता है? एडी लॉस, भंवर धारा के कारण नुकसान, एडी लॉस। तो ये सारे नुकसान है। ताम्र क्षय कैसे होगा? तो तांबा के तार की बनी हुई कुंडली है, उसमें करंट जाएगा तो हीट बनेगा। हीट बनना फायदेमंद नहीं है, वो हीट एनर्जी लॉस एनर्जी नहीं।
ये हो गया ताम्र क्षय। फ्लक्स क्षय कैसे होगा? तो जो भी फ्लक्स बनेगा उसका कुछ फ्लक्स इसमें जाएगा, कुछ फ्लक्स किनारे किनारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ऐसे बनता है। तो बताइए, जो फ्लक्स पकड़ाया किसके द्वारा? आंतरिक के द्वारा, वो पहुंचा दिया किस पर? सेकेंड। लेकिन जो किनारे किनारे छिटक गया वो तो बेकार ही ना हो गया। टी हो गया फ्लक्स लॉस। कौन सा लॉस? फ्लक्स लॉस। तांबा की तार की बनी हुई कुंडली गर्म हो गई तो हीट के कारण वो गर्म हुई, हीट का आना लॉस है। तो तांबे के तार जब गर्म हो जाते हैं तो यह हीट एनर्जी के लॉस के रूप में समाप्त होती है। तो तांबे की तार के गर्म होने से जो ऊर्जा नुकसान होता है उसे हम बोलते हैं ताम्र क्षय। मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा सेकेंडरी कॉइल तक नहीं जा पाता है, उसको बोलते हैं फ्लक्स क्षय। और इसमें करंट की दिशा बार बार बदलती रहती है, क्योंकि आपने जोड़ा है किससे? आपने जोड़ा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ स्रोत से। तो कभी विद्युत धारा क्लॉकवाइज होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा नीचे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बार बार बदलाव के कारण उसके एनर्जी में लॉसेस होंगे। मैग्नेटिक फील्ड निरंतर बदलेंगे, पीरियोडिक चेंज होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होंगे, ऊपर कभी नीचे होंगे, तो इससे एनर्जी लॉस करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्षय। कौन सा क्षय? यानी आपको दो अंक अलग से काट कर सवाल दिया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में साइक्लिक क्षय क्या है। तो आपको बोलना होगा कि ट्रांसफार्मर में लगी हुई दो कुंडलियां, दोनों कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के निरंतर बदलाव के कारण उसकी ऊर्जा में जो नुकसान होती है उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्षय। ये बात आपको लिखना है। एडी लॉस क्या है? चूंकि ये प्लेट लोहा का है, अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। तो मैंने बताया कि लोहा का प्लेट हो, कोई मेटल का प्लेट हो और उसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसमें एक रैंडम करंट आएगा। उस करंट का नाम फोको धारा होगा या भंवर धारा होगा। भंवर धारा जो आते हैं इससे एनर्जी ज्यादा लॉस होती है ट्रांसफर, क्योंकि भंवर जो होता है एनर्जी को ब्रेक करता है, तोड़ता है, एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा। नदी में भी भंवरा देखे होंगे, बहाव और उसमें एक सर्किल जैसा करंट गोल गोल घूमता, उससे क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है। तो भंवर धारा के कारण जो एनर्जी लॉस होगा उसको हम लोग एडी लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडी लॉस। टी हो गया ट्रांसफार्मर में ऊर्जा लॉस। एडी लॉस से बचने के लिए ही ट्रांसफार्मर में गाढ़ा ऑयल डाला जाता है। बड़ा बड़ा जो धोंगड़ ट्रांसफार्मर होता है ना, ओकरा में गाढ़ा तेल डाला जाता है। उस तेल का नाम होता है नेफ्था ऑयल, हाई डेंसिटी ऑयल होता है। क्या नाम है? नेफ्था ऑयल। कौन सा ऑयल? ये करता क्या है? एडी करंट के मान को कम कर देता है ताकि एनर्जी लॉस कम से कम हो। तो यही आपका ट्रांसफार्मर था। कहानी कहां से शुरू की, कहां खत्म? पूरा खत्म हो गया ट्रांसफार्मर। अब एकदम लिखने की बारी। कहानी पूरा यही। ट्रांसफार्मर करता क्या है? तो विभव और धारा दोनों को चेंज करता है। किस तरह की धारा विभव चेंज करता है? प्रत्यावर्ती धारा के मान और उसके विभव को चेंज करेगा। डीसी का नहीं, डीसी का नहीं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। वोल्टेज बढ़ाने वाला स्टेप अप और वोल्टेज घटाने वाला स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर घर के यंत्र को चलाने में मदद करेगा। ट्रांसफार्मर में तीन भाग होंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा? अनुनय प्रेरण के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? अनुनय, म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ट्रांसफार्मर की बनावट क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर में तीन भाग होते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और आंतरिक। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर रखना है कि अलग अलग? अलग अलग।
आंतरिक को किसका रखना है? तो नरम लोहा का। नरम लोहे का प्लेट एक दूसरे से चिपका देना है विद्युत रोधी पदार्थ के माध्यम से। प्राइमरी कॉइल को हम इनपुट मानेंगे, सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट मानेंगे। अब इसके आगे की कहानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताएगा। कौन बताएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या है? सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बटा प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या। सेकेंडरी कॉइल में विभव, प्राइमरी कॉइल में विभव, प्राइमरी कॉइल में करंट और सेकेंडरी कॉइल में करंट का रेशियो होता है। उल्टा होती है ना लास्ट में, ते रेशियो होता है। आर का मान